श्रीमती अनीता देवी जी, विभाग के विशेष सचिव श्री वीरेंद्र कुमार यादव जी, विभाग के उप सचिव श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी, विभाग के उप सचिव श्रीमती सुषमा जी, विशेष कार्य पदाधिकारी श्रीमती पूनम गोपाल प्रसाद, यहाँ पर उपस्थित हमारे शिक्षकगण, विभाग के अन्य पदाधिकारीगण, छात्रावास से आए बच्चे एवं आवासीय विद्यालयों के यहाँ पर उपस्थित सारी बच्चियाँ और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हमारे तमाम पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के उप निदेशक, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, सभी प्राचार्य, आज के कार्यक्रम में VC से जुड़े हुए हमारे सभी छात्रावासों के छात्रावास अधीक्षक, वहाँ के बच्चे और आवासीय विद्यालयों की हमारी प्यारी बच्चियाँ एवं छात्रावास के बच्चे, आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सबों को बधाई देना चाहता हूं। पिछड़े वर्ग एवं अति पिछड़े वर्ग समाज के बच्चों के कल्याण के लिए, उनके सामाजिक उत्थान के लिए एक बड़ी पहल के रूप में 2 योजनाओं का आज शुभारंभ माननीय मंत्री महोदया के द्वारा किया गया। आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक है और इतिहास रचने में जो विभागीय पदाधिकारी हैं, उन्होंने जिस तन्मयता के साथ और बिना शोर शराबे के काम किया, चाहे विभाग के पदाधिकारी हों और हमारे क्षेत्र के हमारे उपनिदेशक, सभी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, तो वास्तव में सराहना के पात्र है और बधाई के पात्र है। क्योंकि कोई कार्य जब होता है तो उसमें जो कार्य करने का तंत्र होता है, उन्हें बड़ा मशक्कत करनी पड़ती है, उन्हें बड़ा मेहनत करना पड़ता है और तभी कोई चीजें धरातल पर आती हैं। मुझे याद है कि आज से ठीक 33 वर्ष पूर्व आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। 7 अगस्त, जब लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू करने की घोषणा की थी। बड़ा ऐतिहासिक 33 वर्ष के पूर्व, और जिसमें उस समय के सचिव PS कृष्णन, जिन्होंने जिस तरह से इसको कैसे धरातल पे लाया, उसकी एक अपनी कहानी है। और इस ऐतिहासिक दिन पे आज हमारे पिछड़े वर्ग एवं अति पिछड़े वर्ग के छात्र और छात्राओं के लिए ये राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये दिया गया तोहफा आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। मुझे याद है कि ये योजनाओं का कैसे सूत्रपात हुआ, इस पर थोड़ी सी मैं चर्चा यदि कर दूं तो शायद आप लोगों को लगेगा कि इसमें कितनी मेहनत, सरकार की कितनी तन्मयता है। 2008 में जब यह निर्णय हुआ कि राज्य के सभी जिले में एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए, जिन्हें बहुत कठिनाई होती है कि शहर में जब आते हैं तो उन्हें रहने में, पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है और अधिकांश बच्चे मैट्रिक पास करके छोड़ देते थे पढ़ाई, उन्हें कोई सुविधा नहीं था, गरीब बच्चे थे। तो उस समय यह निर्णय हुआ कि सभी जिले में एक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से छात्रावास बने और ये योजना सभी जिलों के लिए स्वीकृत हुई। कुछ बाधाएं आई और आज मैं विभाग के तमाम पदाधिकारी और जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को मैं विशेष रूप से उसका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेहनत करके आज 36 जिले में ये सारे छात्रावास कार्यरत हो गए और 2 छात्रावास जो जिसमें काम शुरू हुआ है, सिवान और खगड़िया, मैं समझता हूँ कि ये अगले वर्ष के प्रारंभ में भी चालू हो जाएगा। इस तरह से जो समाज के जो पिछड़े, अति पिछड़े समाज के बच्चे हैं, उन्हें पढ़ने
अपने आगे बढ़ने के लिए जो उनकी समस्याएं, उसका एक बहुत बड़ा एक समाधान, एक बहुत बड़ा संस्थान कहें, वो छात्रावास ही नहीं है, एक संस्थान है, इसका नींव रखा गया और वो आज धरातल पे आया। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना। जान की आश्चर्य होगा, ये बहुत पुरानी योजना, ये 1998 में जब एडियन मंडल कमीशन लागू हुआ था, तो उसके बाद पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक उत्थान के लिए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि हम राज्य के जिले के, देश के सभी जिले में कम से कम एक छात्रावास खोलेंगे। और जब मैं 2 वर्ष पहले आया था तो ये पता चला कि मात्र 13 या 14 छात्रावास ही चल रहे थे, और अधिकांश छात्रावास या तो पुलिस के कब्जे में थे या फिर वहाँ पर कोई और कार्य होते थे। बहुत सारे छात्रावासों में बहुत तरह की गलत गतिविधियाँ भी होती थी। तो हमने कहा कि क्यों नहीं, ये हर जिले में, ये सरकार का निर्णय है तो क्यों नहीं होना चाहिए। और मैंने ये प्रस्ताव जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से नवंबर 2021 में रखा कि भारत सरकार का जब निधि आएगी तो आएगी, लेकिन सर ये गरीब बच्चों की बात है, उन्हें पठन पाठन में बड़ी कठिनाई होती है। आजकल जो महंगाई है, जो हमारा लॉज में रहने के लिए जो बच्चों को देना पड़ता है भुगतान, उनके संभव नहीं है। जिनके माता पिता इंदिरावास में रहते हैं, उनकी दैनिक आय जो उनकी मजदूरी है, उससे वो कैसे रह पाएंगे, कैसे अपने बच्चे को पढ़ा पाएंगे। उन्होंने कहा क्या करना है इसमें। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इस मामले में कभी मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, उनका शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। उन्होंने क्या करना है, बोले सर राज्य सरकार की निधि से हम लोग सारे जिले में इसका निर्माण हम लोग करें और भारत सरकार देगी राशि से क्लेम करेंगे, और इसके लिए योजना बंद नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने उस पर सहमति दी और उसी दिन हम लोगों ने राज्य में जो बचे हुए 14 या 15, 17, 12, 17, 19 छात्रावास जो बचे हुए थे, उसको 2 चरणों में हम लोगों ने स्वीकृति दी। और आज हम ये कह सकते हैं कि राज्य के सभी जिले में कम से कम एक अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए छात्रावास की सुविधा हो। इस तरह से 2 छात्रावास जो बच्चे रहते हैं, ऊंची शिक्षा रहना चाहते हैं, उनके लिए उपलब्ध हो गया। और आज की तिथि में जो 3 छात्रावास हैं, वो विशेष रूप से लड़कियों के लिए है। भागलपुर जो विश्वविद्यालय कैंपस में है, जहाँ पर बच्चियाँ MSc की पढ़ाई करती हैं, PhD में भी पढ़ती हैं, वो छात्रा में रहती हैं। दूसरा हम लोगों ने अभी प्रारंभ किया है बेगूसराय में, और तीसरा एक जो छात्रावास छात्राओं के लिए है वह नेहरू रोहतास में चालू है। और हमको लगता है कि 2 और छात्रावास हम लोगों ने, एक गया और हाजीपुर में अतिरिक्त, क्योंकि हाजीपुर में पूर्व से ही छात्रावास हैं छात्राओं के लिए यह रखा है कि बच्चियां जो पटना में रहना चाहती हैं, पटना में पढ़ना चाहती हैं, तो वो गंगा नदी के ठीक उस पार जब चाहे आप लोग यूनिवर्सिटी कैंपस मात्र 10 मिनट में आ सकती है। तो ये छात्राओं के लिए हम लोगों ने ऊंची शिक्षा कैसे प्राप्त करें इसकी व्यवस्था की। जो सबसे बड़ी समस्या जो हम लोगों ने जो नवंबर 2021 की मीटिंग हुई थी, उसमें हम लोगों ने रखा था कि क्यों नहीं हम लोग बच्चियों के लिए जो 12 जो विद्यालय हैं इसका किया जाए। और हम लोगों ने उनके जो परफॉर्मेंस थी उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के समय से रखा और कहा कि सर इसको भी सभी जिले में कर दिया जाए। और उन्होंने जो सहमति दी कि हाँ आप ले आइए, इसको मैं कर दूंगा। और इस तरह से लगभग 15 से 1600-1700 करोड़ की योजना की सैद्धांतिक स्वीकृति हम लोगों ने वाल्मीकि नगर की कैबिनेट, जो आप लोगों को पता होगा 2021 में कैबिनेट हुआ था वाल्मीकि नगर में, उसमें ये योजनाएं कि हम राज्य के सभी जिले में कम से कम एक आवासीय विद्यालय पिछड़े वर्गों के लिए, छात्राओं के लिए खोलेंगे। और वहीं से इसकी नींव पड़ी और हम लोगों ने सभी जिले में जमीन उपलब्ध कराकर उसकी भवन निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी और लगभग 29 जो जिले हैं वहां पर छात्रावासों में विभिन्न चरणों में
काम चल रहा है। 4 तो हस्तांतरित हो गए, 4 बच्चे अपने अपने परिसर में हैं, जो बच्चे जो वहाँ पर हैं, और बाकी जो 8 बचे हुए थे उसकी स्वीकृति 9 जो बचे हुए थे, हमको लगता है कि विगत मंत्रिपरिषद की बैठक में हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि उनका भी परिसर, जो बच्चियाँ पूर्णिया में है या फिर समस्तीपुर में है, रोहतास में है, उसी तरह से जगमग एक अच्छा इंस्टीट्यूशन, प्रत्येक जो विद्यालय होंगे लगभग 45 से 50 करोड़ की लागत से होगा ये विद्यालय संचालित होगा। और इस तरह से इस विद्यालय की नींव रखी गई। फिर एक मंत्रिपरिषद की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको चालू क्यों नहीं कर रहे। तो हुआ कि भाई क्यों नहीं, हम जब बच्चे ये भवन हमारा बनकर तैयार हो जाए तो वहां पर हम विद्यालय की स्थापना की करते हैं। और फिर हम लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग और जिला पदाधिकारी से समन्वय किया, और इस पर विभाग के जो सचिव हैं उसकी टीम है, और विशेषकर जो हमारे IT के जो काम देखता है वो डाटा एनालिस्ट श्री आशीष कुमार ने उस पर काम करना शुरू किया। और फिर हम लोगों ने आज ये शुभ दिन कि आज हम सभी जिले में लगभग 1100 नए बच्चियों का, क्योंकि उनका सत्र थोड़ा विलम्ब हो गया, उसको काम हम लोग उसमें क्योंकि यात्राओं में विलम्ब थे, थोड़ा विलम्ब हुआ, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में इसको हम लोग चालू करेंगे। और माननीय मंत्री महोदया ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, इन्होंने जो सहमति दी, इन्होंने सकारात्मक, और जो विभाग के पदाधिकारियों को सहयोग दिया, उसी का आज परिणाम है कि आज जो बच्चियां हमारी दूसरे जिले से भी बस में जाकर, दूसरे परिसर में जाकर आज आप इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। और मैं इतना जरूर आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये विद्यालय आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। आवासीय विद्यालय और छात्रावास सिर्फ छात्रावास और सामान्य विद्यालय नहीं है। यदि आप उसके उदाहरण हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी वो कहीं न कहीं छात्रावास में रहे हैं, आवासीय विद्यालयों में पढ़े हैं। उदाहरण के लिए जो हमारी देश की जो महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो भी एक उड़ीसा के एक आवासीय विद्यालय से पढ़ी हुई हैं। आप लोगों ने देखा होगा, वो तो नहीं देखा होगा। तो आवासीय विद्यालय अपने आप में जीवन निर्माण का, कैरियर निर्माण का एक बहुत बड़ा संबल होता है, एक बहुत बड़ा संस्थान होता है, जहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न गांव से, विभिन्न परिवेश से आकर बच्चे रहते हैं। क्योंकि जो हमारा समाज है वो विविधता से भरा हुआ है। जिसे गांव में कहते हैं 3 कोस में पानी और 6 कोस में वाणी, ये बदल जाती है। आप देखेंगे कि हर 3 कोस में जो भाषा होती है वो बदल जाती है, और 6 कोस जाइएगा तो जो वहाँ का पानी है उसका टेस्ट बदल जाता है। इतनी विविधता है हमारे राज्य में। और यह केंद्र, यह जो हमारा संस्थान है, उन सभी परिवेशों को जब एक साथ मिलकर आएंगे तो बच्चे को अपने को विकसित करने का एक बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। तो ये आवासीय विद्यालय आपके न केवल मैट्रिक और ISC की डिग्री देगा, हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि आपको अपना कैरियर निर्माण के लिए, अपने आगे की सोच के लिए हम इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराएं। जो आने हैं ISC की बात क्या, ये बात तो है कि ISC कर लिया, ISC की बात क्या, क्योंकि आज जो हमारा परिवेश है, जहां पर डिमांड और सप्लाई की जो चीजें की जितनी जरूरत है, उतना हमारे पास संसाधन नहीं है। हर चीज में नौकरी कम है, पाने वाले अधिक हैं। अच्छे स्कूल है तो जितने अच्छे स्कूल है उससे ज्यादा पढ़ने वाले हैं, पढ़ने का इच्छा रखने वाले हैं। तो ये कहीं न कहीं एक तो रेस तो लगे। ये बात तो सभी बच्चों को मैं आज ये सीख देना कि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको तो तैरने के लिए जो अवरोध है उसके विपरीत तो तैरना पड़ेगा। ये मत सोचिए, आप कभी मन से निकाल दीजिए कि हमको चीजें आसानी से होंगी। जीवन बहुत संघर्ष करने पड़ेंगे, आपको आगे बढ़ना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। तो उस चुनौती से लड़ने के लिए भी हम लोगों ने
सभी जगह पे हम लोगों ने स्मार्ट क्लास, जो आपने देखा होगा बच्ची बता रहे थे कि हम लोगों ने शुरुआत की पिछले वर्ष की, हम लोग जो आवासीय विद्यालय है उसमें संचालित किया। और फिर वहीं से परिचालन विभाग में बिना किसी कंसल्टेंट, बिना किसी ताम झाम के एक छोटी सी टीम, उप सचिव, विशेष सचिव और कुछ डाटा एंट्री ऑपरेटर, और विशेष रूप से जो हमारी आईटी मैनेजर हैं और जो हमारे डाटा एनालिस्ट आशीष कुमार हैं, इनकी मेहनत ने कहा कि सर क्यों नहीं हम लोग इसको लाएं। और वहीं से एक जननायक जी के नाम से हम लोगों ने बहुत कम लागत, बहुत खर्च नहीं, कोई करोड़ 2 करोड़ की लागत भी नहीं आएगी सारे विद्यालय 63 का शुरू किया कि जननायक पुस्तकालय एवं डिजिटल अध्ययन केंद्र, जहाँ पर हर छात्रावास से आकर सोने और खाने की जगह नहीं हो, बल्कि वहाँ भी आपके कैरियर निर्माण के लिए आपको सुविधाएं हो, जब भी आप खाली बैठें वहाँ पर हो। तो वहाँ के हर छात्रावासों में हम लोगों ने यह प्रयास किया कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें, क्योंकि जो जिस समाज से लोग आते हैं, जिस आर्थिक परिवेश से आते हैं, उन्हें आगे क्या करना है इनकी जानकारी नहीं होती है, प्लस क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो बहुत जानकारी नहीं होती है। और इस आज जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें हमको बहुत सारे अवसर हैं, उस अवसर को हम कैसे उस छात्रों को ले जाएं। तो सारी जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसकी पुस्तकें हम लोगों ने सारे पुस्तकालय में रखाई, और फिर हम लोगों ने डिजिटल अध्ययन के लिए वहाँ पर जो संसाधन है, जो व्यवस्था है, वो हम लोगों ने किया। और उसमें दोनों चीजें हैं, एक तो सामूहिक रूप से कि यदि कोई बच्चे का हम मार्गदर्शन कराना चाहें अच्छे लोगों से, दूर से, हर जगह हर चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं, अच्छे शिक्षक हर जगह नहीं मिल पाते। आप जाएंगे, जो आप शहरी वातावरण संसाधन से, ऊंचे संस्थानों से जो आप दूर जाएंगे, धीरे धीरे ये जो सक्षम शिक्षक हैं, उनकी जो गाइड करने वाले हैं, मार्गदर्शन करने वाले हैं, उसकी धीरे धीरे कमी हो जाती है। जो सुविधाएं आपको दिल्ली में है, जो JNU में है, जो IITs में है, जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में, वो आपको कई किसी गाँव के सुदूरवर्ती जगहों में नहीं मिलेगी, वो किशनगंज के किसी गाँव में नहीं मिलेगा, बांका के किसी बौंसी और घड़िया प्रखंड में आपको नहीं मिलेगा, रोहतास के किसी ओबरा में वो सुविधाएं नहीं मिलेगी। तो कैसे हम वहां तक ले जाएं? इसको माध्यम बनाने के लिए हम लोगों ने ये डिजिटल अध्ययन केंद्र की स्थापना की। और जो दूसरा बदलता परिवेश है, क्योंकि मैं जब छात्रावास में जाता तो कई बच्चे को मैंने देखा कि एक कोने में बैठ के उसको सॉफ्टवेयर बोला कि सर क्या कर रहे हो, सर सेट मारना है। मुझे समझ सेट में क्या होता है, तो वो क्या कर रहे थे कि अपना प्रैक्टिस कर रहे थे, मोबाइल से वो प्रैक्टिस कर रहे थे, ऑनलाइन क्लास इसको कहते हैं। और बाद में मुझे जब रियलाइज हुआ, मैंने चर्चा भी की, अब तो ग्रुप डी, जो रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा होती है, वो भी ऑनलाइन होती है। यदि बच्चे को जानता है, बच्चा उसमें क्षमता है, सब कुछ पढ़ा है, यदि वो 5 मिनट में मोबाइल और जो कंप्यूटर है उसके जो क्षमता है, जो टाइम लैग है, वो यदि मिस कर गया, 5 क्वेश्चन गलत मार्क कर दिया या 5 क्वेश्चन बना के भी नहीं भर पाया, तो बाहर हो गया। तो हम लोगों का नहीं, हर डिजिटल केंद्र में अलग से ये व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चे वहां पर ऑनलाइन कर सकें। किसी बच्चे को जरूरत है, किसी हम शिक्षक से जो दूर है उससे हम बात कर सकें, इस सुविधा को भी ध्यान रखते हुए हमने सभी डिजिटल केंद्र में यह भी सुविधा दिया है। अभी हम लोगों ने 2 सेट दिया है, उसको और हम लोग एक्सपेंड करेंगे जैसे जैसे इसका डिमांड बढ़ेगा, इसकी जरूरत होगी, और इसको स्ट्रेंथन करेंगे। तो इस तरह से जो हम आज 63 जननायक पुस्तकालय और डिजिटल अध्ययन केंद्र की स्थापना की, और यह न केवल छात्रावासों में बल्कि हम लोगों ने आवासीय विद्यालयों में भी किया। और आवासीय विद्यालय का में हम लोगों ने जो अच्छी कोचिंग संस्थान है, जो 10-12 अभी हमारे पुराने हैं, वहां पर भी हम लोगों ने जो नीट और जेईई के लिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए जो उनके पाठ्यक्रम है, उसको भी हम लोगों ने वहाँ पर दिया। और उसके लिए इसी सभागार में मुझको लगता है कि आज से 6-7 महीने पहले हम लोगों ने उसका वर्कशॉप कराया था। और उसको हम लोग इस चाहेंगे कि जो शिक्षक हैं सभी आवासीय विद्यालय, कि हम उसको कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप जिस बच्चे को एक
मैट्रिक और +2 की डिग्री के साथ आप जाएंगे तो वो आप बाजार में वैसे छोड़ देंगे। उनको आपको ये टारगेट करके कहाँ ले जाना है, वहां तक आपको पहुंचाना पड़ेगा, तभी जो सरकार का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसकी पूर्ति हो पाएगी। तो उन सभी आवासीय विद्यालयों में भी हम लोगों ने यह व्यवस्था की है कि वहां पर एक डिजिटल केंद्र हो, और फिर हम लोग ऑनलाइन भी हम लोग एक राज्य स्तर पर बना रहे हैं, जिस पर समय समय पर प्राक प्रशिक्षण केंद्रों और छात्रावास के जो बच्चे जो बीपीएससी लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करेंगे, अच्छे प्रशिक्षक जो प्रतिष्ठित हैं, उनका सीधा ऑनलाइन माध्यम से हम प्रसारण करेंगे और सभी बच्चों के साथ उनका मार्गदर्शन करने में सफल हो पाएंगे। आवासीय विद्यालयों की विषय में मैं इतना ही कह दूं। बहुत अभिभावक ही होंगे, जुड़े हुए होंगे, उनको इन्हिबिशन का पता नहीं है आवासीय विद्यालय और इस विद्यालय में क्या होगा। मैं जरूर इतना आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम लोगों ने इस आवासीय विद्यालय में जो स्टेट ऑफ जो नई अद्यतन तकनीकी है, उनकी जो लेबोरेटरी होती है, उनकी जो प्रयोगशालाएं होती है, उसकी भी स्वीकृति हम लोगों ने, क्योंकि अपना भवन हम लोग टेम्पोररी भवन में इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि वहाँ पर उसको संस्था जगह उतनी नहीं है, कम है। तो जितने भी नए भवन बन के तैयार हो रहे हैं, वहाँ पर जो सबसे आईटी पटना के द्वारा जो प्रिस्क्राइब मॉडल प्रयोगशाला है, उसको हम लोग स्थापित करने को लगता है कि आने वाले दिनों में सारी प्रक्रियाएं वो स्थापित हो जाएगी, वो कार्यरत हो जाएंगी, और वहाँ के विज्ञान शिक्षकों को हम अच्छे प्रशिक्षकों के साथ प्रयोगशालाओं का संचालन करने की भी ट्रेनिंग मिलेगी। ये नहीं सामान खरीद के हम लोगों ने दे दिया, उसको छोड़ दिया। और उससे भी जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि इस कंप्यूटर के युग में अब तो हर चीजें ऑनलाइन हो गई, हर चीजें, तो हर आवासीय विद्यालयों में हर बच्चे के लिए कम से कम, ये नहीं कि 2 बच्चे शेयर करेंगे, 40 का क्लास है तो 40 बच्चे, 40 बच्चों के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर प्रयोगशाला की व्यवस्था हम लोग करा। वो पूरी जो व्यवस्था होगी वो पूरा ऑनलाइन होगा। उस पर जो डिजिटल बोर्ड होंगे, वहाँ पर पावर पॉइंट प्रोजेक्टर होगा, वहाँ पर स्मार्ट टीवी होगी, और उसके माध्यम से हम बच्चों को जो नवीनतम तकनीकी है उसकी भी पढ़ाई की व्यवस्था करें। मैं इतना ही, आज जो बच्चे इस संस्थान से जुड़े हैं उन्हें मैं इतना जरूर आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम अगले वर्ष से उन्हें उसी कैंपस में हम स्थानांतरित करेंगे। कठिनाइयाँ होंगी, कुछ बच्चे जो अभी गए हैं, अपने जिले से छोड़कर गए हैं, माँ और पिताजी से छोड़ के गए, थोड़ा सा उनके मन में होगा, बहुत तरह की शंकाएं, आशंकाएं होगी, लेकिन मैं इतना जरूर आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपने जो देखा आज, जो आधारभूत संरचना का निर्माण हो या वहाँ पर शैक्षणिक माहौल की व्यवस्था हो, उसकी मैं पुख्ता व्यवस्था जरूर देखना चाहूँगा। तो विभाग के पदाधिकारी हैं, निदेशक हैं मुख्यालय स्तर पर, क्षेत्र में उप निदेशक हैं, जिला पेशेवर कल्याण पदाधिकारी है, मैं इतना जरूर आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी धनराशि लगे, जो भी व्यवस्था है, वो मैं उसकी व्यवस्था मैं जरूर करूँगा। माननीय मंत्री जी हैं, इसके लिए हम समझते उसमें कोई आड़े आना नहीं जाएगी, लेकिन वहाँ पर अच्छे खान पान के साथ जो शैक्षणिक माहौल है उसको आप जितना ऊंचा ले जाएंगे, जितना उच्च कोटि का ले जाएंगे, उतनी ही अच्छा होगा। और जो बच्चे आपके होंगे, जो हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय का जो बच्चा है, हर जिले में है, लोगों को यह नहीं लगे कि मैं किसी कम में जवाहर नवोदय विद्यालय से कम बच्चे की क्षमता है उससे कम है। यह व्यवस्था जब तक हम नहीं कर पाएंगे तो इस विद्यालय का उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। वैसे विभाग के लिए जो योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो राज्य सरकार ने इस बार लिया, कि जब केंद्र सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति लगभग राशि कम कर दी, बहुत कम कर दी, 10,000 रुपया कर दिया, बहुत सारे मामले में 5,000 कर दिया, तो माननीय मंत्री महोदया का तो मैं विशेष रूप से
आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत प्रयास किए। और आज हम बच्चे को जो पूर्ववत छात्रवृत्ति मिलती थी, पूर्व छात्री, उसको हम लोगों ने बाहर रखा और राज्य सरकार के संचालन मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग पूर्व छात्रवृत्ति योजना लोगों ने राज्य में लागू किया। जो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति थी उसमें 1 से 8 बच्चों को भारत सरकार से जो योजनाएं आती थी, वैसे बहुत कम राशि आती थी, वहाँ भी बंद हो गई। हम लोगों ने जब ये बात रखी तो सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, ये बात बच्चे को भी वंचित नहीं करेंगे। और इसका नतीजा हुआ कि राज्य सरकार ने अपने संसाधन से 1100 करोड़ रुपए की योजना लेकर पूरे राज्य में मुख्यमंत्री प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति चालू की, उसको बरकरार रखा। तो मैं बहुत अधिक नहीं कहना चाहूँगा, बातें बहुत हैं, लेकिन जो विशेष रूप से छात्रावास के बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप जब छात्रावास में हो तो आप छात्रावास को सिर्फ रहने का साधन नहीं बनावें, केंद्र नहीं बनावें, उसको एक वाइब्रेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बनावें। वहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, आने वाली चुनौतियों के लिए आपके बीच में विमर्श होना चाहिए, संसाधन होना चाहिए, चीजों पर आप उसको ग्रहण कैसे करें यह करना चाहिए। और उसके लिए पूरे साधन है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बहुत लोग आते हैं कि सर हमको भाड़ा आने के लिए नहीं लगता है, कुछ स्कॉलरशिप दिला दिया जाए, बहुत तरह की बातें होती हैं। लेकिन हम लोगों को ये निर्णय करना होता है कि क्या बच्चे को भोजन दिया जाए, भोजन में पैसे खर्च किए जाए, या बच्चों को पढ़ने की सामग्री दी जाए, इस पर एक निर्णय करना होता है। जो संसाधन है वो असीमित तो है नहीं, उसका कहाँ उपयोग करें। और इसलिए हम लोगों ने हर जिले में जो प्राक प्रशिक्षण केंद्र योजना खेला है उसकी भी उपलब्धियों के समय आपने देखा होगा, क्योंकि ये बहुत पुरानी नहीं है, और उसको भी हम लोगों ने स्ट्रेंथन किया है। और जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के बच्चे थे, वो कानून में जज बहुत कम बन पाते थे। जुडिशरी में रिजर्वेशन लागू हुआ, पता चला कि बच्चे अच्छे लॉ में पढ़े ही नहीं है। मैनेजमेंट प्रबंधन की दुनिया आ गई। आजकल हर जगह क्या कहता है कि MBA करना चाहिए, हेल्थ मैनेजर की बहाली हुई तो MBA चाहिए, मनरेगा का पदाधिकारी का जरूरत चाहिए, उसमें MBA चाहिए। पता चला कि भाई पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग ने तो कभी सोचा ही नहीं कि प्रबंधन का भी पढ़ाई करना है, वो तो IAS BA में ही लग गया। बहुत किसी ने थोड़ा कर लिया तो MA कर लिया, थोड़ा और फाइट मारा तो डिलेट करके B.Ed में ही रह गया। तुम लोगों का नहीं। हम जो प्रतिष्ठित संस्थान है वहां पर प्रबंधन की भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएंगे, कैट मैट की। और हम लोगों ने इसी संस्थान में, जहाँ पर इसके बगल में LN मिश्रा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर और CIMP में हम लोगों ने प्रबंधन के तैयारियों के लिए शुरुआत की है। उसकी जो जो हमारी फैकल्टी आएंगे वहाँ पर भी हम लोग करेंगे। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, अभी तो आप लोगों ने सुना CUET, नई चीज़ें लगी होंगी जो बच्चे हैं। जो सबसे बड़ी चुनौती है कि बहुत सारे बच्चे को पता नहीं कि हम MTech करें कहाँ। IIT में भी साइंस के विद्यार्थी MSc कर सकते हैं, बहुतों को ये पता नहीं है। कैसे वहाँ पर हम कौन सी परीक्षा देंगे कि हम अच्छे संस्थान में, यूनिवर्सिटीज में, IIT में जाकर हम स्कॉलरशिप के साथ वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि आने वाले दिनों में तो ग्रेजुएट के लिए भी, ग्रेजुएशन करने के लिए भी किसी कॉलेज में दाखिले के लिए आपको CUET करना होगा। अभी तो कुछ राज्यों ने उसको अडॉप्ट नहीं किया है, कुछ कॉलेजों ने नहीं किया है, लेकिन जो प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय सभी में लागू है कि CUET अब जब आप नहीं करेंगे तो आपको अच्छी कॉलेज में दाखिला नहीं होगा। तो राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि सभी यूनिवर्सिटी में भी, मतलब 7 विश्वविद्यालयों में हम लोगों ने जिनकी आधारभूत संरचनाएं थी, वहाँ के प्रोफेसर के माध्यम से उसकी तैयारी की व्यवस्थाएं मिली। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। मैं चाहूँगा कि जो छात्रावास के विद्यार्थी हैं या जहाँ भी आप रहते हैं, विद्यालयों में जाते हैं, कॉलेज कैंपस में जाते हैं, उसका प्रचार प्रसार करें, उसका लाभ उठाएं। पढ़ना आपको है, बच्चों को पढ़ना है। ये कोई दूसरा आदमी, ये हर चीजें तो दूसरा आदमी बना देगा, खाना कोई बना देगा, मुंह में खिला देगा, खा ले, इसी में निकलना पड़ेगा। पढ़ाई अपनी से करनी।
पढ़ाई कोई आपके बदले पढ़ नहीं दे, संघर्ष आपको करना पड़ेगा। और परीक्षा में भी आपको ही लिखना होगा, क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं तो लिखना आप ही को पड़ेगा। जितना अर्जित करेंगे उसको जब तक निकालेंगे नहीं परीक्षा में, चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो या डिग्री की परीक्षा हो, तो फिर आपको तो मेहनत आप जरूर करें। और मेहनत करने के साथ साथ ये संकल्प लें कि हम आने वाले दिनों में हम कोई ऊंचा मकाम हासिल करेंगे। संसाधन बहुत है। कलाम साहब आप देखे होंगे कि जो शुरुआती दिनों में जब वो घर में थे तो उनको अखबार ले जाना पड़ता था। सुबह सुबह उठ के अखबार उठाते थे और सभी जो क्षेत्र था वहाँ पर अखबार देते थे, फिर वहाँ से आते थे, फिर पढ़ाई करते थे। लेकिन उनको स्कॉलरशिप मिली, छात्रावास मिला और फिर उन्होंने मिसाइल मैन कहलाए। तो आपको ये मद्दा सीख उनसे जो प्रेरणा है उनको लेनी होगी। हम लोगों ने ये भी किया है, जो सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है, जो बच्चे चाहें आप पीटी आप क्वालिफाई करें, आपको 50,000 रुपया सरकार यूपीएससी की तैयारी के लिए देगी, कोचिंग करने के लिए अच्छे संस्थानों से। क्योंकि हर जगह कोई अच्छे कोचिंग संस्थान नहीं है। ये हमने छोड़ दिया कि भाई क्यों सरकार उसमें पढ़े, कि यही अच्छा संस्थान है तुम इसमें पढ़ो। हम लोगों ने नहीं, ये तो जो पढ़ने वाला है जिसको लेना उस पर छोड़ना चाहिए हमें। उनको दे दीजिए, जो कोचिंग का फीस है वो दे दीजिए, वो अपना जहाँ चाहेगा पढ़ेगा, जो किताबें पढ़ना वो खरीदेगा, हम क्यों उसको बर्बाद करें। उसी तरह से जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए 1 लाख रुपये है। और हर साल ये सफलताएं, विगत वर्ष में तो 5 हुआ था, इस साल भी 2 बच्चे जो अति पिछड़ा वर्ग के हैं उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की। और हाल बढ़ते जाना, ऐसा बात नहीं कि नहीं बढ़ रहा है। और बीपीएससी में तो पिछले बार 73 बच्चे सफल हुए थे, जिन्होंने सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ। योजनाएं हैं, ऐसी बात नहीं कि हर हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि जहां पर भी हम लोगों को कठिनाई होती, क्योंकि हम लोग भी छात्र जीवन से रहे हैं, सभी आप लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस तरह बैठे सारे लोग उस दौर से गुजरे हैं, उन्हें यह अनुभव है। परिस्थितियां बदली है, सुविधाएं बढ़ी हैं, तकनीकी बढ़ी है, बहुत सारी चीजें बढ़ी हुई हैं। तो हमें कुछ एहसास होता है कि हम लोग को ये चीजें इंटरवेंट करें, उस पर हम लोग करते हैं। लेकिन आपके भी सुझाव, मैं जब भी छात्रावास जाता हूँ या प्राक प्रशिक्षण केंद्र जाता हूँ तो आप लोगों से बातें करता हूँ, और आप लोग की जो सुझाव होता है मैं उस पर एक करता हूँ। जैसे एक बच्चे ने कहा, हम लोग प्राक प्रशिक्षण केंद्र गए थे, बट उन्होंने तो कहा कि सर ऑनलाइन हम लोग तो सब एग्जाम ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन सेंटर हम लोग होना चाहिए। तो आवासीय विद्यालयों में तो ऑनलाइन सेंटर की दिक्कत है नहीं, वो तो जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वहां से सारी बच्चियां ऑनलाइन परीक्षा दे सकती हैं जब चाहेंगी। लेकिन जो हॉस्टल्स में रहने वाले बच्चे हैं या प्राक प्रशिक्षण केंद्र वाले बच्चे, उसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। कल पटना में जो हम लोगों का जो राजस्थान केंद्र बनेगा उसमें भी हम लोग ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था करेंगे, और उसमें हम लोग ये प्रयास करेंगे प्राक प्रशिक्षण केंद्र और छात्रावास के बच्चे, जब भी कोई छात्रावासी वैसे दो बच्चों के लिए ही जब भी चाहे अपना शेड्यूल करके कर सकते हैं, लेकिन एक समेकित व्यवस्था भी हम लोग उसमें ऑनलाइन की व्यवस्था हम लोगों ने किया है कि वो की है। और सबसे बड़ी क्या कि इसकी बात नहीं है कि हम लोग जो कोचिंग चला रहे हैं, हम लोगों ने इस बार राज्य के सभी कोचिंग की एक दिन एक प्रश्न पत्र परीक्षा ली, वो पूरी ऑनलाइन व्यवस्था हम लोगों ने कर दिया है, रिपोर्टिंग जो है प्राक प्रशिक्षण केंद्र का। और अब उनको यह भी पता चलेगा कि हमारा तो इस जो कंपटीशन है उसे यहाँ पढ़ने वाले से नहीं है, राज्य में सभी प्राक प्रशिक्षण केंद्रों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ हम कहाँ हैं, हमारी तैयारी कहाँ तक है, उसका एहसास होता है। तो ये छोटे इंटरवेंशन हम लोग कर रहे हैं। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूँगा। विशेष रूप से मैं इस अवसर पर तमाम बच्चियों का, छात्राओं का और हमारे छात्रावास में रहने वाले बच्चे, उसको विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा कि आप आने वाले दिनों में एक अच्छे कैरियर को आप बना सकें, अपनी इच्छा के अनुरूप अपने प्रोफेशन का चुनाव कर सकें और उसके लिए सक्षम हो सकें। और ये सभी जो पहल हैं आज जो हुए, ये आपके लिए एक लाभदायक हो और आपको मार्गदर्शन करे। और विशेष रूप से जो मैं आज
के दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी ही दिलचस्पी के साथ इन योजनाओं को पर काम किया, काम करने के लिए सभी पदाधिकारियों का प्रोत्साहन किया। और जो हमारी माननीय मंत्री महोदया हैं, उन्होंने भी जब भी चीज़ें उनके सामने लाई गई, उन्होंने उन पर बड़ी ही सहृदयता से उसको स्वीकृति दी और उसे आगे बढ़ाया। पुनः मैं आप सबों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी तमाम पदाधिकारियों को जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को इस मुकाम तक पहुँचाया। कहने का वो छोटा था, नामांकन कराना, शिक्षकों की बहाली, व्यवस्था करना, बहुत उसमें अभी होते हैं। आपने जो वास्तव में मेहनत किया, आपने जो एक उत्साह के साथ आप इस अवसर को एक अवसर के रूप में बनाया, इसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं तमाम मुख्यालय के पदाधिकारी, विशेष रूप से जो हमारी टीम है 5-6 लोगों की टीम है, उनको मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ दूरभाष पर क्षेत्रों से बच्चों के साथ समन्वय कराकर, बहुत कम संसाधन, आप जानते हैं कि इस विभाग के जो अभी वर्तमान में मानव संसाधन है बहुत कम है, इसके बावजूद में भी आपने इनको मुक्त रूप दिया, इसके लिए आप विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।